आइए बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कवरेज जो है एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक आता था और 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते थे। हो सकता है इस बार बढ़ भी जाए, क्योंकि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है वो एक तो फंडामेंटल्स वाले से, पास्ट एडजस्टमेंट से जो फर्स्ट चैप्टर था पार्टनरशिप का, और दूसरा इस डिसोल्यूशन से भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटाई है। तो एडमिशन और उसमें से शायद रिटायरमेंट में से ना है, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट भी नहीं है। ठीक है, तो 8 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा वो या तो डिसोल्यूशन से भी आ सकता है और फंडामेंटल से भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सबके पास बुक है? क्योंकि थोड़ा सा हमें बुक से पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसकी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि आप अपनी फर्म को बंद कर रहे हो। अब आप अपना रिलेशन खत्म कर रहे हो पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। जब हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अब बिजनेस को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जरा मेरे साथ पेज बुक पे आइए, पेज चैप्टर नंबर 8। कुछ थ्योरी है इसकी जो मैं लिखवा नहीं रहा अलग से, वो बुक से ही पढ़ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी थ्योरी। सबसे पहले दे रखा है आपको मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड। मैंने अभी आपको बताया डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, बिजनेस को बंद कर देना, खत्म कर देना। दैट इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज बाउंड अप। उसमें क्या होगा? फर्म क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बाउंड अप हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड, जो भी आपस में इकोनॉमिक रिलेशन होगा किसका? पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हिच मींस चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। कहते हैं ये अलग है। किससे अलग है? जो अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था क्या? चेंज इन पीएसआर पढ़ा था हमने, एडमिशन पढ़ा था, रिटायरमेंट पढ़ा था, डेथ पढ़ा था। दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या था? रिकॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर क्या होता था? एग्रीमेंट बदल जाते थे। वहां पर डिसोल्यूशन होता था किसका? पार्टनरशिप का, नॉट अ फर्म। लेकिन बिजनेस क्या होता था? कंटिन्यू रहता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या करते थे? सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन करते थे, एग्रीमेंट चेंज हो जाते थे, लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती थी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा? फर्म क्या हो जाएगी? क्लोज डाउन हो जाएगी, फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? यस सर। यस सर। इसके बाद लिखता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। एमसीक्यू सेक्शन में भी पूछ सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, बुक से पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 8 थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। अच्छा, एक बात बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सेम? नो। नो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। यस सर, होगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा? नहीं। नहीं होगा। नहीं सर। नहीं होगा। क्वेश्चन समझ गए मेरा? अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो अपने आप ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाएगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा। ठीक है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। सबको बात समझ में आई?
Yes, sir. अच्छा, जब भी ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, जब भी हम इसको वाउंड अप करते हैं, तो इस इवेंट से होता क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, एक एग्जांपल लो। मान लीजिए आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान को बंद कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी दुकान को बंद कर रहे हो, तुम मुझे बताओ क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? प्रॉफिट्स बांट देंगे जो भी होंगे, अपना सामान जो है, कैपिटल है वो लाइबिलिटी पे कर देंगे। एसेट्स का क्या करोगे? एसेट्स का अपने रेशियो में ले लेंगे, मतलब या तो उनको बेच के पैसे ले लेंगे या फिर अपना सामान जिसको जितना मतलब उनके अकॉर्डिंग दे देंगे। और लायबिलिटीज को क्या क्या करेंगे? राइट ऑफ मतलब पे कर देंगे। लाइबिलिटीज सारी पे कर देंगे, और अगर नहीं होती हैं तो एसेट्स बेचकर पे करनी पड़ेंगी। सुनिए, जब भी कोई डिसोल्यूशन होता है आपकी, जब मान लीजिए दुकान ही बंद होने लग जाए, आप कभी शोरूम देखना, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं मॉल के अंदर, जब वो बंद हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपना सारा लॉट सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। जितने भी एसेट्स होते हैं वो हम सेल कर देते हैं, ठीक है। उनसे जो पैसा आता है उससे हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लायबिलिटीज पे कर देते हैं। और अगर लायबिलिटीज पे करने के लिए पैसे की कमी रह जाती है, तब क्या करेंगे? सर अपने घर से देना पड़ेगा। पार्टनर्स अपने प्राइवेट एस्टेट से देंगे, पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेके आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होती है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जब आपका डिसोल्यूशन होगा फर्म का, आप एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट्स को सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा आप उससे अपनी लायबिलिटीज को पे करेंगे। अगर एक्सीज आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीज आ गया तो हमारा प्रॉफिट है। भाई आपने एसेट्स को पे कहा, मान लीजिए 10 लाख का, आपकी लायबिलिटीज थी मान लीजिए 5 लाख की, तो आपके पास 5 लाख का एक्सेस पैसा आ गया, वो आपका प्रॉफिट है, वो किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है तो कमी रहने पे पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आएंगे लायबिलिटीज को पे करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है। अब ये डिसोल्यूशन होता किस तरीके से है, मोड्स क्या है, कब कब डिसोल्यूशन होता है? आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म दे रखे हैं, लिखा है ना बुक में, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसमें सबसे पहला मोड है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपसी सहमति से, कि सारे पार्टनर आपस में क्या कर लें, सहमति कर लें, आपस में एग्री हो जाएं, आपस में सबकी कंसेंट मिल जाए कि हमें अब अपनी फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, हमने अपनी फर्म को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। तब भी आप अपने फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। पहला मोड तो ये हो गया। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। भाई हमारी आपस में पटरी नहीं खा रही पार्टनर्स की, नहीं समझ में आ रहा साथ में बिजनेस करना, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि हम अपने बिजनेस को साथ में करना को बंद कर दें, तो हम बंद कर देंगे, डिसोल्यूशन हो जाएगा हमारी फर्म का। क्लियर है? दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। यहां से क्वेश्चन आया था इस बार 1 नंबर का, यहां से 1 नंबर क्वेश्चन आया था कंपल्सरी डिसोल्यूशन का। देख, कंपल्सरी डिसोल्यूशन 2 केसेस में होता है, लिखता है। एक तो है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म्स बिकम अनलॉफुल, अगर हमारा बिजनेस कैसा हो, जो लॉफुल ना हो। अनलॉफुल बिजनेस कौन से होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताए भी थे आपको। इलीगल बिजनेस जैसे ड्रग्स का। हाँ, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इलीगल है बिजनेस। हाँ जी, तो जो भी इलीगल है वो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अनलॉफुल है, तब आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। कोर्ट कहेगा भैया अपनी फर्म को बंद करो, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरी लाइन को, दूसरे वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। When all the partner or all the partner except one become insolvent, इसका मतलब क्या है? या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर सारों में से एक। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि वो ये कह दे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है,
कि वो पार्टनर्स ये कह दे कि भाई हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एबल नहीं है, एबिलिटी नहीं है हमारी, तो या तो सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर एक को छोड़ के बाकी सारे हो जाएं, तब भी आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? यस सर। थर्ड पॉइंट है बाय नोटिस, जिसके अंदर सेक्शन 43 लग रहा है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप 3 या 4 लोग पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसको आपके साथ बिजनेस करना समझ नहीं आ रहा और वो ये चाहता है कि ये फॉर्म बंद हो जाए, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता इस फॉर्म को, तो वो राइटिंग में एक नोटिस देगा कि मैं चाहता हूं कि ये फॉर्म क्या हो जाए, बंद हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तब भी फॉर्म क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। ध्यान से पढ़िएगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब मर्जी से बंद करेंगे, जब भी करेंगे, मर्जी का बिजनेस है। द फर्म में डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, कि आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी नोटिस देके कि मैं इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती या चाहता, तो भी फर्म क्या हो जाएगी बेटा, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है अगर इनमें से कोई इवेंट हो गया तो a firm may dissolve in any of the following event if the partnership deed so provides on expiry of the term which the firm was constituted। आपने जो फर्म बनाई थी, जिस भी काम के लिए बनाई थी, उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो टेन्योर है, वो क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। आपने जैसे 5 साल के लिए फर्म बनाई थी, तो 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तो अब आपको फर्म क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, मैंडेटरी हो जाएगा। सर, हाँ जी। हम इसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाली पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज कॉल्ड वेंचर। ये टेन्योर के ऊपर डिपेंड है। वेंचर के ऊपर डिपेंड होने वाली होती है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसका कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं है। एक हो गया टाइम पीरियड में बाउंड रहने वाला कि हम 5 साल अपनी पार्टनरशिप चलाएंगे, 10 साल चलाएंगे, तो कहते हैं जब आपका टाइम पूरा हो गया, एक्सपायर हो गया टाइम, तब आपको अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? फर्क समझ में आ गया दोनों में? यस एक सर। और बार, हाँ जी, कोई क्या कह रहे, ध्रुव क्या कहते हैं? एक और बार बता दीजिए। देखो, एक तो आपने फर्म बनाई किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी वेंचर को कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर आप टाइम बाउंड नहीं है, आप वेंचर के ऊपर डिपेंड है। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। एक आपने बनाई है टाइम पीरियड के बाउंड में कि मैं 5 साल अपनी हम पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे साथ में, उसमें आप टाइम बाउंड हो गए। ठीक है? ठीक है सर। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर, अगर, हाँ जी, इसे पर्टिकुलर पीरियड टाइम वाली जो पार्टनरशिप होती है वो बोल सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाली बोल सकते हो आप। क्योंकि उसके लिए तो कोई मतलब फिक्स रहता है ना, 5 इयर्स या 7 हाँ, इयर्स। मैं वही बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड से बाउंड हो आप। सेकंड आता है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। ये आ गया वो वाला वेंचर वाला, जो आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, कोई वेंचर को कंप्लीट करने के लिए बनाई है, तो जिस दिन वो वेंचर कंप्लीट हो जाएगा तब वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? सी पॉइंट आता है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये बड़ा मसले वाला पॉइंट है। हम अभी डेथ का चैप्टर पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए थे अभी डेथ का चैप्टर। वहां पर हम किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद फर्म को डिसॉल्व तो नहीं कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि डेथ होने पे डिसॉल्व कर देंगे। आप ही मुझे बताओ क्या चक्कर है ये? सर, अगर पार्टनरशिप डेट में मेंशन नहीं होगा तो डिसॉल्व भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। क्या ये सही कह रही हैं? क्या पलक सही कह रही है? एक मिनट में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? मैंने पूछा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है डेथ ऑफ अ पार्टनर,
तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और अभी अभी हम इससे पहले एक चैप्टर पढ़ के आए हैं डेथ का, वहां पर हम फर्म को डिसॉल्व नहीं कर रहे थे डेथ होने पे। क्या पंगा है ये कि यहाँ पर कह रहे हैं वो डिसॉल्व? वही कि पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करता है इट्स टोटली कि अगर डिपेंड्स अपॉन। मेंशन्ड होगा हाँ हाँ, तो डिसॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज कंटिन्यू रहेगी। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल गए आप। सॉरी। अगर पार्टनरशिप डीड में डेथ का पॉइंट मेंशन नहीं है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसके अंदर मेंशन किया कि डेथ होने पे हमारी फर्म कंटिन्यू रहेगी, तो वो डिसॉल्व नहीं होने की। ठीक है? ठीक है सर। फोर्थ है एन एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप जानते हैं विजय माल्या का केस चला था किंगफिशर एयरलाइंस का। यस सर। उसमें क्या हुआ था कि वो अपने आप को इंसॉल्वेंट बता रहा था विजय माल्या, कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। पता है कि नहीं पता इसके बारे में? यस सर। सर तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया आप इंसॉल्वेंट है तो आप इंसॉल्वेंट मान लिए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब ये प्रूफ हो जाता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, तब पता लगता है कि हाँ भाई क्या करना है, मतलब इंसॉल्वेंसी का जो एक्चुअल में प्रूफ हो जाए, एविडेंस मिल जाए। तो कहते हैं एजुकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट का यहाँ पर मतलब है जब ये एविडेंस हो जाए कि हाँ भाई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। फिफ्थ है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब डिसॉल्व कर सकती है फर्म को? कोर्ट कब ऑर्डर पास करेगी डिसोल्यूशन का? पहला पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, अ पर्सन बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आपने किसी ऐसे पार्टनर को फर्म के अंदर रख रखा है जो कौन है, अनसाउंड माइंड है, और आपको पता है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एबल टू बिकम अ पार्टनर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, याद है आपको? यस सर। तो अगर आपने किसी ऐसे पार्टनर को अपनी फर्म में रख रखा है, देन आपकी फर्म को कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि आप उसको क्या करिए, डिसॉल्व करिए। ठीक है? अब सर, ये बस इंसॉल्वेंट वाले केस का मेरे को डाउट है। हाँ बोलो। जो ऊपर कंपलसरी उसमें लिखा है, कंपलसरी रिजोल्यूशन में, हाँ उसमें तो था कि जब सारे पार्टनर्स या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स हो जाएं तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी हो जाता है। तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा कि एक के इंसॉल्वेंट होने पर भी बंद हो जाएगी या नहीं होगा? इसमें क्या केस होगा? ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। सही कह रहे हो, पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होगा। ये एक पार्टनर अगर वाला एक केस भी भी पार्टनर, पार्टनर हाँ हाँ, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। और उसमें भी ये है कि जब आपने बोला कि हम इंसॉल्वेंट हैं तो वो एविडेंस होना चाहिए। ठीक है। ठीक है? सिर्फ एक और पार्टनर वाला पॉइंट कहाँ लिखा है? ये इसमें लिखा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वहां पर ए पार्टनर लिखा है, तो वो उसकी बात कर रहे थे। डी वाले पॉइंट में ए पार्टनर लिखा है, एक पार्टनर की बात। और डेथ का आपने बताया था कि अगर मेंशन्ड होगा आपने मेंशन कर तो रखा है कि भाई हम अपनी फर्म को कंटिन्यू करेंगे डेथ के बाद भी किसी पार्टनर के, तो आपकी फर्म कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आपने अगर इसके अंदर पॉइंट ही मेंशन नहीं करा या ये मेंशन कर दिया कि हम डिसॉल्व करेंगे, तो भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है ध्रुव? ठीक है। यस सर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में बी पॉइंट है, a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner। अगर आपका कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, मतलब कोई उसको ऐसी बीमारी हो जाए कि वो इनकैपेबल हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए वो, तो वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है? उसमें भी फर्म ऐसे डिसॉल्व नहीं करेगी कि आपको, अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि फर्म
अब ये जो कोर्ट है ये अपनी तरफ से ऑर्डर पास कर देती है, ऐसे ऑर्डर पास नहीं करती। जो पार्टनर इनकैपेबल होगा अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो वहां पर अर्जी लगाएगा, कहां पर, कोर्ट के पास, कि मैं इस फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहता हूं। तब कोर्ट क्या करेगी, अपना ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। A partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm. मान लीजिए किसी पार्टनर ने ऐसा कोई काम कर लिया, आप जानते हो ये मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट? गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट का मतलब आपको पता है? नहीं सर। हाँ, कुछ गलत किया और आप उसके लिए पकड़े गए। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो प्रोफेशनली गलत है, ठीक है, आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो प्रोफेशनली गलत है और उससे आपकी बिजनेस फर्म को क्या कर रहा है, अफेक्ट हो रहा है, आपकी बिजनेस फर्म क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तब आपको कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, किसके लिए, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, और आपको अपनी फर्म क्या करनी पड़ सकती है, बंद करनी पड़ सकती है। आप में से कोई भी पार्टनर अगर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है और उसकी कंप्लेन कोई जाके कहां पर कर देता है, कोर्ट के पास, और कोर्ट ने उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर बिल्कुल सही पाया, तो कोर्ट इसके लिए क्या पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? आप अपने कस्टमर के साथ प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिटर्स के साथ कर रहे हैं कोई ऐसा काम, अपने क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने कंप्लेन करी कोर्ट के पास और कोर्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन में इसको सही पाया, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इसके ऑर्डर पास कर सकती है आपको फर्म को डिसॉल्व करने। बात समझ में आई या नहीं है? आ गई सर। ठीक है, दी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड persistently by a partner or partners। आपने कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तोड़ दिया, पार्टनर ने तोड़ा या पार्टनर्स ने तोड़ा, तब भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, किसके लिए, डिसोल्यूशन के लिए। जब पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट्स लिखे होते हैं, उनको ब्रीच करने पे, अगर आप, असल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट करा था चैप्टर फर्स्ट वाला, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने कहा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम डिस्प्यूट को कोर्ट के पास लेके जाते हैं, ऐसा था, मैंने बताया था आपको। यस सर। तो डिस्प्यूट को कोर्ट के पास लेके जाओगे तो कोर्ट आपके लिए क्या करेगा, कोर्ट आपका एग्रीमेंट चेक करेगा। क्या चेक करेगा, मतलब पार्टनरशिप डीड चेक करेगा। ठीक है, उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर उसको कोर्ट को लगता है कि आपने कोई आपस में एग्रीमेंट ब्रीच करे हैं, तो कोर्ट किसका ऑर्डर पास कर सकता है, डिसोल्यूशन का। कोर्ट के पास इतना समय थोड़ी ना है कि आपका मसला सुलझाते रहेंगे, वो क्या करेगा, क्या बंद कर दो फर्म को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। आ रही है सर। ई पॉइंट है, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। कोर्ट को लगता है कि फर्म को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, यही फर्म के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किसी भी वजह से कोर्ट को लगता है कि फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो कोर्ट अपनी तरफ से ऑर्डर पास कर सकता है। एंड द लास्ट पर उस जस्टिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया भी तो रहता होगा। हाँ, क्राइटेरिया यही है, किसी ने डिस्प्यूट लेके गए होंगे, कोई ना कोई डिस्प्यूट गया होगा तभी करेगी। डिस्प्यूट के बिना तो करेगी ही नहीं फर्म, डिस्प्यूट के साथ ही करेगी। जब तक कोर्ट तक कोई कंप्लेन नहीं जाएगी, कोई डिस्प्यूट नहीं जाएगा, तब तक कोर्ट अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। आज सबके कनेक्शन खराब हो रहे हैं क्या? नहीं सर, ठीक है मेरा। बहुत सारे बच्चे गायब हो सर गए। मेरा भी ठीक है। F, the business of the firm cannot be carried on except at loss। आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं पर लॉस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, लॉस पे।
और कोर्ट को दिख रहा है कि आप लगातार अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे जा रहे हैं लॉस पे, तो भी कोर्ट आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, असल में मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हमारी कभी फर्म वाइंड अप होती है, क्या होती है, वाइंड अप होती है, ठीक है, जब हमारी फर्म क्या होती है, वाइंड अप होती है, तो वाइंड अप ऐसे नहीं होती कि आपने मर्जी आई और आपने इसको बंद कर दिया। आपको किसके पास जाना पड़ता है, कोर्ट के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है, कोर्ट के पास। कोर्ट के पास। वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के आप इसको बंद नहीं कर सकते। आपको पता होगा किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक डिसोल्व नहीं हुई है, अभी तक वाइंड अप नहीं हुई है, कोर्ट ने अभी तक उसके ऑर्डर पास नहीं करे। जब तक कोर्ट को बिल्कुल सही नहीं रखते चीजें, तब तक कोर्ट उसको डिसॉल्व नहीं करती। ठीक है, आपका बिजनेस लॉसेस पे चले जा रहा, अब कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई इस फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, अब ये नहीं आ सकती कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में, तब वो फर्म को ऑर्डर देगी कोर्ट कि इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले है मीनिंग। इट मींस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप ऑल द अमंग ऑल द पार्टनर्स, हर तरीके का रिलेशन आपस में पार्टनर्स के कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप चेंज किए जाते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। पुराने एग्रीमेंट्स खत्म होते हैं और उसकी जगह पे क्या जाते हैं, नए एग्रीमेंट्स आ जाते हैं। कोर्ट इंटरवेंशन, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कोर्ट का ऑर्डर पास करना होता है? कोर्ट का कोई नहीं इंटरवेंशन सर। होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर? सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सर फॉर्म में होता है। इट कैन बी आइदर वॉलंटरी बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इट इज ऑलवेज बाय वॉलंटरी। ये तुम्हारे जब मन करे तब कर सकते हो। वो कब करते हैं, जब हम कोर्ट ऑर्डर पास करती है, उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। बिजनेस कंटिन्यूएशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बिजनेस क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फर्म क्या करती है, कंटिन्यू रहती है। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बुक्स क्या होती हैं, अकाउंट्स क्लोज की जाते हैं। इसके अंदर बुक्स क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या किया जाता है, एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं, रियलाइज करने का मतलब सेल कर देते हैं, और लायबिलिटीज को क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। और जो भी हमें बैलेंस बचता है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट के लिए। या और इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, रीवैल्यूड करते हैं। क्या करते हैं, रीवैल्यूड करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म नहीं होता। क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो अपने आप ही पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब जब आप फर्म को डिसॉल्व करोगे तो आपको सारे अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, सेटल्ड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, सेटल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए सेक्शन नंबर 48 दे रखा है। Section 48 of the Indian Partnership Act 1932 deals with the settlement of accounts when the firm is dissolved. जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सेक्शन 48 हमें बताता है, डील करता है कि हमें अपने अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल करना है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस,
Loss including deficiency of capital is paid first out profit, then out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in the ratio in which they will share profit. कहते हैं कोई भी जो लॉस होता है पहले उसको किससे सेट ऑफ किया जाता है? प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो लॉस बच जाते हैं तो वो लॉस किसको बांट दिए जाते हैं? पार्टनर्स को बांट दिए जाते हैं। ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन करोगे तब समझ में आ जाएंगे। अब कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एक नंबर के अंदर, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 48 लगता है, 48B। मुझे बताओ, जो आप एसेट सेल करोगे, मतलब सेल का मतलब यहां पर क्या है? रियलाइज करोगे। क्या करोगे? रियलाइज करोगे। तो इससे पहली पेमेंट किसको करोगे? फर्स्ट पेमेंट किसको करोगे? करंट लायबिलिटी ओनर्स होते हैं। नो, आउटसाइडर लायबिलिटीज को करेंगे पहली पेमेंट, आउटसाइडर लायबिलिटीज को। सबसे पहली पेमेंट आपकी किसको होगी? आउटसाइडर लायबिलिटी को। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कॉल्ड आउटसाइडर लायबिलिटीज। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सेकंड पेमेंट किसको करोगे आप? सेकंड पेमेंट किसको करोगे? सेकंड पेमेंट करोगे आप लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय पार्टनर। ये लिखना है? नहीं लिखना नहीं है, बता रहा हूं, तो ये बुक में लिखा हुआ है। सेकंड पेमेंट आप किसको करोगे? अगर किसी पार्टनर का कोई लोन और एडवांस है तो वो आपको पे करना होगा, ठीक है। सेकंड पेमेंट। ओके। थर्ड पेमेंट किसको करोगे? उस पार्टनर को जिसकी कैपिटल ड्यू है। पार्टनर्स की कैपिटल पे करोगे फिर, और उसके बाद जो रेजिडुअल पार्ट बच जाएगा आपके पास, अगर बचता है तो, that will be distributed to the partners in their profit sharing ratio. Distribute to partners in their profit sharing ratio. बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप जो एसेट सेल करोगे, जो रियलाइज करोगे एसेट्स, उसमें से फर्स्ट पेमेंट किसको करोगे? आउटसाइडर लायबिलिटीज को। सेकंड पेमेंट करोगे जो पार्टनर से लोन और एडवांस लिया हुआ है, एंड द थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। इसके बाद छोटा सा एक पार्ट है, पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स। आपको पेज नंबर 8.3 पे दिखाई दे रहा होगा, पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स दिख रहा है, सेक्शन 49। यस सर। प्राइवेट डेब्ट्स का मतलब है पार्टनर्स के खुद की लायबिलिटी, पार्टनर्स की खुद की लायबिलिटी। फर्म डेब्ट का मतलब है फर्म की लायबिलिटी, जो फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। तो वो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो डेब्ट्स होते हैं, ये वाले फर्म डेब्ट्स और प्राइवेट डेब्ट्स, उनकी जो पेमेंट होती है वो कैसे होती है। फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई इन केस ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट्स। फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर्म फर्म पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स। जो फर्म का एसेट्स हैं उनसे जो पैसा आएगा वो आप किस पे पे करेंगे? फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए करेंगे यूज। किसके डेब्ट्स को पे करेंगे? फर्म के डेब्ट्स को। बात समझ में आ रही है? जो फर्म की एसेट से रियलाइज होके पैसा आएगा उससे आप किसको पे करेंगे? फर्म की लायबिलिटीज को। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स। जो पार्टनर के अपने प्राइवेट लायबिलिटीज हैं पहले वो पूरी करेगा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। जो उसके पास अपनी प्राइवेट एसेट्स हैं पार्टनर के पास, उससे वो पहले अपने खुद के निजी लायबिलिटियां चुकाएगा। उसके बाद जो सरप्लस उसके पास बच जाएगा
उसको वो किसको देगा, फर्म को देगा डेब्ट्स को चुकाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज दैट कभी ऐसा हो गया कि फर्म के ऊपर लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की और फर्म की एसेट सेल हुई है कितने की, 8 लाख की। तो अब कितने की कमी है, 2 लाख की कमी है, ठीक है। यस सर। अब ये 2 लाख रुपए कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। अब मान लीजिए पार्टनर के पास हम जाते हैं, पार्टनर की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कितने की, 10 लाख की, और उसकी खुद के डेब्ट्स कितने के हैं, मान लीजिए 11 लाख के। तो इस केस में क्या हुआ, उसकी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो गई, उसकी प्राइवेट डेब्ट पे। तो अब वो फर्म को कुछ भी नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है या कम लायबिलिटी है तो वो फर्म को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा देगा। ये एक लूप होल छोड़ रखा है। इस लूप होल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रैक्टिकली इस लूप होल का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी नहीं भी होती तो वो जबरदस्ती की लायबिलिटी दिखा देता है अपने। समझ रहे हो? यस सर। इतनी बात आप लोगों सर को क्लियर? फर्म को देना क्यों पड़ता है वैसे? बेटा ये इसकी नेचर ही ऐसी है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो क्या करें। तो सर मतलब अगर प्रॉफिट है तो थोड़ी देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो तब की बात है जब कमी पड़ेगी, ठीक है सर। तब की बात है। सर जो 2 लाख है ये कौन देगा फिर जो फर्म के पास कम पड़ गए? बेटा ये अभी कोई भी नहीं देगा, इसको फिर वो बैड डेट्स मान लिया जाएगा। ये मतलब जो इंसॉल्वेंसी के रूप में चला जाएगा, ये फिर कोई पे नहीं करेगा। ठीक है सर। अच्छा, इसके बीच में डिफरेंस दे रखा है फर्म डेब्ट्स का और प्राइवेट डेब्ट्स का। ये आपको लोगों को पढ़ना है एक बार, फिर मैं कल से इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक थियोरेटिकल पार्ट था सारा। अब मैं इसकी जनरल एंट्रीज और कल को इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसकी जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो मैं कल कराऊंगा। जनरल एंट्रीज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, तो छुट्टी मत लेना। सर ये प्राइवेट डेट्स का थर्ड पॉइंट बताएंगे डिफरेंस में? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। फर्म प्रॉपर्टीज अप्लाइड फॉर फर्स्ट